एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। आज है हमारी वीडियो नंबर 22 और वीडियो नंबर 22 में हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड बुक में ज्यादा चैप्टर नहीं है, 4-5 चैप्टर ही है। बहुत इजी भी है और बहुत प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बुक है। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। तो जिन लोगों का दिमाग प्रैक्टिकली चलता है, प्रैक्टिकली वर्क करता है बिजनेस से रिलेटेड, उन लोगों के लिए बुक बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बुक होगी, क्योंकि मेरे भी ये सबसे इंटरेस्टिंग बुक है। दोनों में से ये सबसे बेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहला टॉपिक जो अपना आएगा वो है बिजनेस फाइनेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। सिंपल। बिजनेस और फाइनेंस मींस पैसा। तो बिजनेस को रन करने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो कहलाता है बिजनेस फाइनेंस। अब ध्यान वाली बात, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, बिना उसे कोई काम नहीं होता, वैसे ही बिजनेस में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। सो इट इज द ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। खून है हमारा, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। सामान मंगाना कहां से मंगाओगे जब पैसा ही नहीं होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं पैसे की बात कर रहा हूं टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। रॉ मटेरियल का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, ये सारे खर्चे के लिए पैसा होना चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमें रॉ मटेरियल के लिए भी पैसा होना चाहिए, मशीनरी के लिए भी होना चाहिए, लेबर के लिए भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए जो हम करते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका? फाइनेंस का, पैसे का। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ मनी, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा है वो टाइम टू टाइम आए और उस पैसे का सही यूज हो। जितना चाहिए उतना ही आए और जितना यूज जहां होना चाहिए वही यूज हो, ना तो पैसा वेस्ट हो ना पैसे की कमी हो। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट इक्विस्टेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड। अपनी भाषा में बोले तो एफिशिएंट यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, कि हम क्या करेंगे, अपने पैसे को अच्छे से यूज हो और जहां जहां जितना पैसा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहां उतना पैसा अवेलेबल हो। समझ में आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब? अब कुछ सोचो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, यानी कि मैं अपने पैसे का मैनेजमेंट कर रहा हूं, ये कितना पैसा कहां से आना चाहिए, कितना मुझे यूज करना है, कितना जाना है, तो इससे क्या होगा? क्यों करते हैं सब? बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले, ताकि प्रॉफिट हो। अगर पैसा खराब नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। तो इसका मेन रीजन, हम कंपनी चला रहे हैं, इकलौता बंदा नहीं हूं, मैं कंपनी चला रहा हूं जिसमें शेयर होल्डर्स है बहुत सारे। सो द मेन ऑब्जेक्टिव कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी पैसे का मैनेजमेंट क्यों करता हूं? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ताकि जो मेरे ओनर हैं, जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनकी पैसे बढ़े, उनकी जो शेयर की कीमत है वो बढ़े। अब खुद समझना, सिर्फ इतनी चीज होने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। कैसे चलती है वो ध्यान से। टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जो मेरे शेयर की कीमत है वो 10 से 12 हो गई। अब जिन लोगों को शेयर की थोड़ी भी नॉलेज है, उन लोगों को ये पता है कि शेयर की कीमत कब बढ़ती है? जब कंपनियों क्या होता है? प्रॉफिट होता है, जब कंपनी के शेयरों की डिमांड होती है। तो अगर शेयर होल्डर का पैसा बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब डे टू डे खर्चे के लिए मेरे पास पैसे हैं या नहीं। अगर मेरे शेयर की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा? जब मेरा काम अच्छे से चलेगा, यानी कि मेरे पास लिक्विडिटी है। मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब जिससे उधार लिया है उसको उधार वापस चुकाना। अगर एक बात खुद सोचो, एक कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि सबसे उधार ले ले और अपने शेयर होल्डरों को बांट दे। वो शेयर होल्डरों को या अपने ओनरों को पैसा कब बांटेगी? जब सबका उधार चुका देगी। अगर शेयर की कीमत बढ़ रही है यानी कि उसने उधार सारा का सारा चुका दिया। और
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब प्रॉफिट कब होगा? जब मैं अपने पैसे का सही से यूज करूं, उसको वेस्ट नहीं करूं। तो एक ऑब्जेक्टिव से कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी बढ़नी चाहिए, पावर बढ़नी चाहिए, उनकी कीमत बढ़नी चाहिए शेयर्स, उससे ये सारे ऑब्जेक्टिव आ गए। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं अपने? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, उनके पास शेयर की कीमत बढ़े, उससे क्या होगा? सेकंड ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अब अगर मैं पैसे को ध्यान से रख रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूं, यानी ढंग से पैसा मुझे पता है कहां से कितना आ रहा है, कहां कितना यूज हो रहा है, तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा तो पैसे सही रहेंगे, और साथ साथ मुझे पता होगा कि कब कितने पैसे आने वाले। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और मेंटेनिंग मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट। सिंपल सा है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। पैसा पैसा पैसा, हम पैसे पैसे की बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट जरूरी है, पर उस पैसे के मैनेजमेंट को क्यों करूंगा? क्या होगा उस पैसे का मैनेजमेंट करके, ये कैसे मैनेज करूं? हमारा जो पैसा होता है वो तीन जगह होता है, तीन टाइप के हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं मनी से रिलेटेड। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि पैसा कहां पे हम लगाएं ताकि रिटर्न अच्छा मिले, या कहां से हमें कहां पैसा लगाना चाहिए। सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब मैं पैसा कहां से लूं, मार्केट से लोन लूं या शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा करूं, कहां से पैसा लूं। और थर्ड डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट हुआ उनको अपने शेयर होल्डर में कैसे बांटना है, कितना बांटना है। ये सारे बहुत क्रूशियल डिसीजन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं, ठीक है, मेरे पास इन तीनों डिसीजनों का काम, मुझे तीनों डिसीजन लेने हैं, तो मैं एक एक को उठाता हूं और ये देखता हूं कि ये डिसीजन क्यों जरूरी है और कौन सी कंडीशन में मैं कौन सा डिसीजन कैसे लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि पैसा कहां इन्वेस्ट करो। अब पैसा इन्वेस्ट दो ही जगह होता है, पैसा लगाते कहां लगाते हैं, या तो फिक्स एसेट्स में लगाएंगे या फिर करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट यानी मशीनरी वगैरह, और करंट एसेट मतलब जो कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी को लोन दिया तो पैसा 3 महीने में आ जाएगा, ठीक है, वो क्या हो गया? करंट एसेट। सबको पता है हमको कि फिक्स्ड और करंट एसेट्स क्या होते हैं। इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल कहां कहां, बजट, कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटल मतलब पैसा लेता है, पैसे को कहां कहां लगाना है, ये होता है डिसीजन, यानी कैपिटल का बजट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब देखो, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं किनको ध्यान में रख के मैं डिसीजन लूंगा कि कब फिक्स कैपिटल में लगाऊं, कब वर्किंग कैपिटल में लगाऊं, या मेरे को कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा, 2 प्रोजेक्ट है मेरे सामने, तो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं कि रिटर्न आए। तो कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाने वाला हूं उसका कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला हूं उसका कैश फ्लो, यानी कि पैसा आ जाएगा नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिए। हमारी कंपनी का कैश फ्लो कैसा है ये भी देखना पड़ेगा। कैश फ्लो का मतलब पैसा कितना आ रहा है कितना नहीं जा रहा है। जैसे मेरी कंपनी के पास अभी तो 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, पर इसमें से कल 80,000 रुपए रॉ मटेरियल को देना है, तो मैं वो 1 लाख रुपए यूज नहीं कर सकता। जिस चीज में मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं वहां पे रिटर्न का कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों नहीं है? वहां कैश फ्लो डगमगा है, वहां सब फोकट बैठे, मैं जाऊंगा तब जाके उठेंगे। नेक्स्ट, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। रिटर्न कितना मिलेगा? मानो 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर ए, प्रोजेक्ट नंबर बी, दोनों में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, दोनों में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। इससे मुझे 8% रिटर्न मिलने के चांस है और इससे मुझे 10% रिटर्न मिलने के चांस है। मैं कहां जाऊंगा? 10% में जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो ये देखना कि कौन से प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट कंपेयर करके इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट, रिस्क। कितना रिस्क है? अब जैसे इस वाले में लेते हैं कि मुझे पता है कि ए वाले के 8% कहीं नहीं गए, वो तो आने ही आने, जबकि जो 10% वाला है इसके पैसे बहुत मुश्किल से आएंगे तो 10% आएंगे वरना बिल्कुल नहीं आएंगे, और मुझे लग रहा है कि इसके पैसे डूबेंगे तो मैं कहां चला जाऊंगा? 8%। सिंपल, जहां कम रिस्क होगा मैं वहां पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। पैसा लगाना किस पे, किस चीज पे, फिक्स एसेट्स पे लगाना है या करंट एसेट्स पे लगाना है, वो देख के मैं पैसा लगाऊं।
ठीक है, अगर लेबर को सैलरी देनी है तो थोड़ा कम लगाऊं ज्यादा लगाऊं, नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो थोड़ा पैसा ज्यादा भी लग जाए तो भी कोई चिंता नहीं। तो ये सब चीजें देख के मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूंगा कि मुझे कहां कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब देखो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्यों? रीजन कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इसी से तुम्हारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। अगर तुमने पैसा सही प्रोजेक्ट में लगा दिया तो रिटर्न आता रहेगा और लाइफ सेट, गलत में लगा दिया बिल्कुल नीचे। लार्ज अमाउंट इज इन्वॉल्व, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं 10-20 रुपए तो करूंगा नहीं, लाखों में इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। रिस्क इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसमें, जब बहुत पैसा और रिस्क की बात है यार हमारे लिए, तो अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा रिस्क भी है। इरिवर्सिबल डिसीजन, इसको रिवर्स करना कि मैंने नई टेक्नोलॉजी खरीद ली, अब मेरे को लगा कि मेरे एम्प्लॉइज में काम नहीं कर पा रहे तो वापस नहीं हो सकता, तो पैसे तो ये रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, कर ही नहीं सकते एक तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसे पहला डिसीजन कि इन्वेस्टमेंट कहां लगाएं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसको देख के मैं इन्वेस्ट करूंगा किसी भी प्रोजेक्ट में, और क्यों जरूरी है ये डिसीजन ध्यान से लेना। इसके बाद आते हैं अपने सेकंड डिसीजन पे जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है ये समझो पहले ध्यान से। फाइनेंस करने का मतलब पैसा देना, तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कि जो पैसा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं वो पैसा आएगा कहां से, या जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसा कहां से मांगने जाऊंगा। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू कि पैसा कहां से आएगा, कि मेरे पास जो मनी रिक्वायर्ड होगी वो कहां से आएगी। अब पैसा दो जगह से आता है, या तो डेप्थ या इक्विटी, या तो डेप्थ या इक्विटी। डेप्थ का मतलब क्या होता है, लोन लेना, जब भी मुझे रिक्वायर्ड हुआ मैंने लोन ले लिया बैंक से, एक तो हो गया तो लोन ले लो, या फिर इक्विटी। इक्विटी का मतलब जो मेरे शेयर होल्डर है उन्हीं से पैसा ले लिया। अब पहले दोनों को एक बार समझ लो ध्यान से। अगर मैं डेप्थ के पास जाता हूं लोन लेता हूं तो मुझे रेगुलर इंटरेस्ट पे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा चुकाना पड़ेगा। जबकि अगर मैं इक्विटी के पास जाता हूं तो मुझे किसी को इंटरेस्ट नहीं देना, पैसा वापस अभी नहीं चुकाना, प्रॉफिट देना है वो बात अलग है। पर डेप्थ के यानी बोरिंग लेने के फायदे क्या है कि पैसा मेरा नहीं है, सबसे पहली बात। नुकसान भी है ये, फायदा भी है। पैसा मेरा नहीं है तो थोड़ी टेंशन फ्री रहेगी, मेरा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ी तो मैं वहां से लगा सकता हूं। और क्या फायदे होते हैं, कोई ओनर नहीं बनता। जबकि अगर मैंने नए शेयर इश्यू करे हैं तो जिन लोगों ने शेयर खरीदे वो क्या बन गए, मेरी कंपनी के ओनर, वो उससे पैसा मांगने आ जाएंगे जब भी प्रॉफिट होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के एक मैनेजर, एक सीईओ और कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ये डिसाइड करें कि पैसा लोन पे उठाना है या शेयर होल्डर के पास से लेना है। ठीक है, सो व्हाट दे आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर है बोले। पहला कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब पैसा उठाने में कितना टाइम चाहिए और कितना पैसा लगता है। अगर मुझे नए शेयर इश्यू करने हैं, इक्विटी के पास जाना है तो पहले नया प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मंगाने पड़ेंगे, फिर शेयर देने पड़ेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत कॉस्ट भी लगती है। जबकि अगर मैं डेप्थ के पास जाता हूं तो मेरी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। कॉस्ट का मतलब पैसा कम लगता है, लोन लेने जाओ, डॉक्यूमेंट साइन करो, लोन मिल जाए। टाइम लगता है पर कॉस्ट कम लगती है। तो कॉस्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कॉस्ट किसमें ज्यादा लग रही है, किसमें कम लग रही है। रिस्क, कितना रिस्क है। अगर मुझे लगता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा तो मैं कभी भी डेप्थ के पास नहीं जाऊंगा, कभी भी डेप्थ के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर पैसा डूबा इनको तो चुकाना है ना पैसा, इसलिए फिर मैं कहां जाऊंगा, इक्विटी के पास। तो रिस्क पे भी ध्यान रखना पड़ता है। कैश फ्लो पोजीशन, कि मेरी कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो कैसी है, पैसा कितना टाइम में आ रहा है, कितने टाइम में जा रहा है। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है यानी पैसे का लेन देन रेगुलर हो रहा है, आ रहा है पैसा आराम से, कोई चिंता नहीं है, तो मैं चाहूं तो डेप्थ के पास जा सकता हूं कि मैं इनको इंटरेस्ट चुकाना है, चला जाएगा क्योंकि पैसा अभी है। अगर कैश फ्लो पोजीशन खराब है, पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इक्विटी के पास जाऊंगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब वो छोटी मोटी कॉस्ट जो लगती है, जैसे अंडरराइटर्स, जो लोग तुम्हारे शेयर खरीदते हैं, और ये छोटी मोटी जो कॉस्ट होती है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये सब, इनका ध्यान रखना। अगर ये ज्यादा लग रही है तो मैं इक्विटी के पास नहीं जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा। तो कॉस्ट कितनी लग रही है ये देख के,
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक कंपनी को चलने के लिए कॉस्ट चाहिए होती है, रॉ मटेरियल हुए, लेबर हुए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुए और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये देखना कि मेरी कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है। अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी रोज के लिए मुझे कम से कम 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती है कॉस्ट की, तो मैं कभी भी लोन के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सारा पैसा तो मेरा रेगुलर डे में ही निकल जाएगा, तो प्रॉफिट कहां से आएगा। तो अगर कॉस्ट ज्यादा है तो मैं इंटरेस्ट और एक और कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लोन लेने का मतलब इंटरेस्ट भी चुकाना है, तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी माथा मर गया। ठीक है, फिर मैं इक्विटी के पास जाऊंगा। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन। अगर स्टॉक मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड का मतलब सब कुछ सही है, स्टॉक मार्केट शेयर खरीदे जा रहे हैं, मस्त बेचे जा रहे हैं, तो मैं नए शेयर इश्यू कर सकता हूं। पर अगर रिसेशन पीरियड है, यानी कि शेयर कोई खरीदना ही नहीं जा रहा, तो मैं कभी मार्केट में नए शेयर नहीं डालूंगा, क्योंकि मान लो मैंने शेयर डाले, किसी ने खरीदे, तो कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देख के कंपनी के मैनेजर को या ओनर को या एग्जीक्यूटिव्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो यहां से पैसा उठाए या फिर यहां से पैसा उठाए। ये था हमारा फाइनेंशियल। अब लास्ट टाइप का जो अपना डिसीजन आता है वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, पहले डिविडेंड क्या होता है वो। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जो उसके शेयर होल्डर हैं, जितने भी ओनर हैं, उनको प्रॉफिट मिलना। अब प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, किस बेस पे मिलना चाहिए वो देखो। इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू डिसीजन। रेसिड्यूअल का मतलब, रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ, तो रेसिड्यूअल डिसीजन का मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, अब वो कितना शेयर होल्डर में जाएगा। मेरे को मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है मेरे, अगर मेरा प्रॉफिट 10 लाख है तो मैं कितना दूं, 10-10 रुपए सबको दे दूं, या फिर 5 लाख रुपए सेव कर लूं रिजर्व के लिए, फिर आगे 5 लाख रुपए 5-5 रुपए सब में बांट दूं, या कैसे करूं ये देखना पड़ेगा। देखो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले अर्निंग, कि मेरी अर्निंग कितनी हुई, यानी पिछले साल मेरे को 10 लाख की अर्निंग हुई, पिछले साल मेरी अर्निंग कितनी थी, 10 लाख, तो मैंने सब सारे शेयर होल्डरों को 1-1 रुपए का प्रॉफिट बांटा था, सारे शेयर होल्डरों को 1-1 रुपए का प्रॉफिट बांटा था। अब अगर मेरी अर्निंग 20 लाख हुई है तो मुझे कम से कम 2-2 रुपए का प्रॉफिट तो बांटना ही पड़ेगा। समझ में आया कि पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से मुझे इस साल का डिविडेंड डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि यार इतना प्रॉफिट हुआ है फिर भी 2-2 रुपए क्यों बट रहे, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो बहुत सारी चीजों में लगता है, उसका रिजर्व भी बनाना है, उसके लिए आगे के लिए रॉ मटेरियल का भी पैसा चाहिए, सारे काम चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैश फ्लो पोजीशन। सेम वही कंडीशन कि अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, पैसा लेन देन सही हो रहा है, तो मैं ज्यादा पैसा बांट सकता हूं, वरना कम पैसा बांटो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर मेरी कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है तो मैं कम डिविडेंड बांटूंगा। क्यों, क्योंकि सारा पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा आने वाले टाइम के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अब कई कंपनीज क्या करती हैं, अपने डिविडेंड को स्टेबल कर देती हैं। स्टेबल करने का मतलब उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% शेयर होल्डर में बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ, एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस आता है बंदे के अंदर कि अगर कंपनी को 20 लाख का हुआ तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हम सबको मिल जाएगा टोटल मिला। अगर 2 करोड़ का हुआ तो 20 लाख का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और मार्केट में उसका नाम ऊपर चढ़ेगा। कुछ भी हो सकता है कि शेयर का 10% आपको मिलेगा या प्रॉफिट का 10%, 5%, 2%, यानी आपने क्या करा, स्टेबल कर दिया कि आपको इतना मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नेक्स्ट, रेपुटेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। कंपनी की अगर रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में तो उसके शेयर होल्डर को थोड़ा पैसा मिलना चाहिए। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर क्या चाहता है, अब लोग बोलेंगे शेयर होल्डर तो हमेशा प्रॉफिट चाहिए, पर एक एक्सपेक्टेशन होती है शेयर होल्डर्स की कि अगर पिछली साल मुझे 10 लाख के हिसाब से 1 का प्रॉफिट मिला था, 1 रुपए का, तो अब अगर कंपनी का प्रॉफिट 20 लाख है तो मुझे 2 रुपए मिलने ही चाहिए। तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। लास्ट, कंट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। कंट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब जिन लोगों से मैंने लोन लिया है मुझे पहले उन लोगों को पैसा चुकाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या कर देते हैं कि भाई या तो आप हमारा पैसा चुकाओ ना, यानी कि मैं किसी से लोन ले रहा हूं जाके पार्टी कर रहा हूं, तो जिस बंदे ने लोन लिया है वो आके बोलेगा। तो अगर मैंने किसी से लोन लिया है और उस पैसे को मैं अपने शेयर होल्डर को बांट दिया तो वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन लगा है।
तो कंट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब जिन लोगों से मैंने लोन लिया है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आप पैसे पहले हमारे प्रोवाइड करो, उसके बाद आप जितना डिविडेंड देना है वो देते रहो। तो और भी बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे टैक्स पॉलिसी क्या है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी बोरिंग है मुझे भी पता है, जिसमें हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, और ये पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। दिस इज इट फॉर द वीडियो नंबर 22। So guys, keep on watching Mind Your Own Business. Do like, comment, share, subscribe and keep on